कितने पास में नहीं, हाथ खड़े करो। पहली बात तो अनुशासन नहीं, विद्यार्थी कौन कौन है नहीं लेके आए? आज आए वो अलग है, कल आए वो क्यों नहीं लेके आए? आपके पास है? गोविंद नेहरा, जिसके पास नहीं उनको देखे आए जल्दी। पेंसिल किस किसके पास में है? नहीं है। किसके पास नहीं है? किसी के पास नहीं है। पेन क्यों लेके आओ? पेंसिल लो, पेन नहीं। हारों पाँच घर ले रोज रोज को चलो दे चलो मार से, ठीक है। गणित सबसे तेज मास्टर की होती है, ठीक है, ध्यान रखना पूरा। किसके पास नहीं है? लड़कियों के पास नहीं है, उसको देखे जल्दी खड़ी हो। जमाई ठीक है, काजू कतली बट्टी हो ले। खिलाड़ी हैं। अरे 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 वाह, लो लास्ट दे दो, सारे एक एक ले लो। ले बेटा लास्ट है, रोक रोक रोक, पड़ोस को दे दे। कैच, खिलाड़ी हो ना, वेरी गुड। पीटीआई बैच की हैंडबॉल। अरे परीक्षा लें, पीटीआई मजबूत है या पीटीआई सर्टिफिकेट है? आ गया, सब मिल गया आपको ना? है ले लास्ट। हाँ क्रिकेट एक हाथ कैच रे, अभ्यास कम है अभी। कॉर्नर लो लो, नहीं नहीं एक एक ले लो, डेली आज ले लो बस। लो एक एक ले, डबल मत लीजिए। लो हाँ हाँ, अरे मखोना नहीं है, बड़े दे लो। आगे सभी को तो अंदर जाओ, ऑफिस टेबल मत पड़ी, पेंसिल दो दो पैकेट लिए, एक पैकेट रबड़ को जल्दी ला। शॉर्पनर सबके पास में है, ये तो दुर्लभ है। जल्दी जल्दी अंट कांड पास दो, शिक्षक को आगे दो। आज राज कौन हरू कौन और एक महंगो को है। हाँ मन है जो है भूगोल टीचर के पास ये होना चाहिए थे, तो लाओ 20 टीचर लाके को लेना है, बस बेचना पड़ा, क्या करो। पेंसिल किस किसको देनी? लो दे दियो। इरेजर आ गया सबके पास, ठीक है। थोड़ा एक ले लो ना बड़ ना, आज दिन एक एक ले लो। मैप सबने ले लिया, गर्ल्स बॉयज, ठीक।
किंडरगार्टन विधि सुनी है आपने? मॉन्टेसरी विधि कभी सुनी है? हाँ, बच्चों को पढ़ाने की विधि है ना एक। छोटे बच्चों के सामने सेब और एप्पल, सेब वगैरह मैंगो वगैरह दिखा के बताया जाता है पढ़ो। हाँ वो है ये। सेव को रहा हूं। चलो भाई, ये विश्व का मानचित्र क्या है? विश्व का मानचित्र, ठीक है। ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका। ये है साउथ अमेरिका, इसका नाम देना है अफ्रीका। ये नाम देना है यूरोप, इसका नाम देना है एशिया, और ये है ऑस्ट्रेलिया। पहली बात तो सुनना, ये है महाद्वीप। क्या है भाई? महाद्वीप। अब इन महाद्वीपों में एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें, फिर बाद में महासागर के रूप में हालांकि देख लो। बोले ये है अटलांटिक, अटलांटिक। ये एम आकार का है हिंद महासागर। इधर जाओगे तो मिलेगा प्रशांत महासागर, ठीक है। इधर जाओगे आप तो मिलेगा उत्तरी महासागर, या इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है ना आर्कटिक महासागर। दक्षिण में आप जाओगे तो एक तो यहाँ दक्षिण में आपको मानचित्र के अंदर इस प्रकार के एक ऐसा मिलेगा जो तो है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ये महाद्वीप है और इसके चारों ओर आपको मिलेगा वो है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक ये महासागर है, महाद्वीप, और उसके चारों ओर जो जल दिखाई देता वो है अंटार्कटिका महाद्वीप है और अंटार्कटिक महासागर है। इसको दक्षिण महासागर भी कहते हैं अपन। बात समझ रहे हो? जो याद है वो तो याद ही, नहीं याद है उसके ऊपर फोकस करो। फिर देखिएगा ये जो अटलांटिक और अंटार्कटिका के अंदर कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे नाम में, इसलिए इन दोनों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ते समय। अच्छा, इस अटलांटिक का दूसरा नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसको अंध महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। अंधा है, अंधे का मतलब डार्क, काला, ठीक है। यानी इसका पर्याप्त मात्रा में अभी तक विकास हुआ नहीं। यहाँ के जो संसाधन है वो अभी तक, यानी पदार्थ है वो अभी तक संसाधन में तब्दील नहीं हुए, भूमि के अंदर भूगर्भ में दबे पड़े। अंध महासागर ये है, अंध महाद्वीप ये है। इसको आप कहोगे हिंद महासागर, इसको कहते हो प्रशांत महासागर, ये है अंटार्कटिक महासागर, ये है उत्तरी महासागर या आर्कटिक महासागर, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंध महासागर या अटलांटिक। तीसरा बड़ा कौन सा है? और यह है चौथा बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। एक तो ये सिंपल सी बात अपने को ध्यान में रखनी, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक। अभी ठीक है ना? एक तो इनका क्रम याद रखना है, क्रम में लिखा दूंगा, याद करेंगे, रटोगे बार बार तब याद होगा। इसके अलावा देखो
इन महासागरों के अंदर आपको पता है गहराई पाई जाती है, महासागर गहरे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न महासागरों का आना है उसमें पहली बात सिंपल जानकारी पढ़ रहे हैं, महासागरों का वर्गीकरण आप दो प्रकार से करोगे। कितने प्रकार से करोगे? दो प्रकार से। एक तो करोगे आप गहराई के आधार पर, यानी सबसे ज्यादा गहरा महासागर कौन सा, और एक आप करोगे आकार के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार पर। इसमें क्षेत्रफल नहीं माना जाता, आकार माना जाता है, आकार के आधार पर। यदि आप आकार के आधार पर करते हो तो पहले नंबर पर कौन आएगा? कौन आएगा? प्रशांत आएगा। कौन आएगा? प्रशांत आएगा। यदि आप क्षेत्रफल के आधार वर्गीकरण करें, दो नंबर पर कौन आएगा? अटलांटिक आएगा। कौन सा? अटलांटिक आएगा। ठीक है। तीन नंबर पर कौन आएगा? हिंद महासागर आएगा। पांच नंबर पर कौन आएगा? पांच नंबर पर कौन आएगा? आर्कटिक आएगा। कौन आएगा? आर्कटिक आएगा। वेरी गुड। अरे खेलते समय भी खो, कभी खो होता है ना, कभी कोई। हाँ, तो यहां भी हो जाएगा। ठीक है। यह है दक्षिण महासागर, या इसको आप कहते हो अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, आप समझ जाओ। ये आकार के आधार पर है। ठीक है। गहराई के आधार पर जब आएगा तब एक बात का ध्यान रखना है, एग्जामिनर को पता है अपन कहां कंफ्यूज होंगे, और उस कंफ्यूजन को ही यदि अपन पकड़ लेते हैं तो आप सही रास्ते पर पढ़ रहे हैं। पहला नंबर इसमें भी आपको प्रशांत रखना है। किसको रखोगे? प्रशांत रखोगे। अच्छा, तो एक तो याद नहीं करना पड़ेगा। पांच नंबर पर जाओगे तो भी इसमें आपको आर्कटिक ही रखना है। पांच नंबर में भी किसको रखोगे? इसमें भी चार नंबर पर जाओगे तो भी वो अंटार्कटिक है ना, उसको ही रखना है। तो फिर आपको कोई एक ही सेम ही है तो क्यों इस आगे पीछे कर रहे हैं? एक अंतर है, और वो अंतर एग्जाम का है, ये पूछा जाएगा। नंबर दो पर आता है हिंद महासागर, गहराई के आधार पर दो नंबर कौन सा, और तीन पर आ जाएगा अटलांटिक या अंध महासागर। बात समझ रहे हो? ये एग्जामिनर का प्रश्न है। आपने इसको याद कर लिया, अच्छे तरीके से याद कर लिया, प्रश्न सही पढ़ा नहीं। प्रश्न आता है गहराई के आधार पर महाद्वीपों को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। सिंपल सा प्रश्न है, याद है आपको, लेकिन जहां कंफ्यूज होता है उसको आपने तोड़ा नहीं। तो इस कंफ्यूज को आपको तोड़ना। पहला नंबर दोनों ही, सबसे गहरा भी वही है और सबसे बड़ा भी वही है, सबसे कम गहरा भी वही है और सबसे छोटा भी वही है, चौथे नंबर भी वही है। स्थिति बदलेगी दो और तीन नंबर की। ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है। अब ये अपन ने महाद्वीप और महासागरों को भरने की कोशिश की। मैं अभी तक आपको 2-3 दिन मानचित्र की सामान्य जानकारी दूंगा, उसके बाद में अपन भूगोल को प्रॉपर शुरू करेंगे। ये सामान्य जानकारी होने के बाद आदि भूगोल विश्व के आपके नजदीक चली जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक देश है छोटा सा, ब्रिटेन, कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, ब्रिटेन देश। इस ब्रिटेन देश से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर। जैसे कि आपने एक ग्लोब पढ़ा है ना, ग्लोब देखा तो है ना, ये ग्लोब है। इस ग्लोब के बीच में से यदि पूर्व पश्चिम रेखा खींची जाए तो इसको अपन 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी इसके बाद में गणना शुरू होगी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री तक जाएगा। ऐसा कितने डिग्री तक जाएगा? 90 डिग्री तक। 90 अक्षांश, दक्षिण में जाओगे तो भी 90 डिग्री तक जाएगी। 90 डिग्री होता है, उसको ध्रुव कहते हैं अपन। ध्यान दीजिए थोड़ा। उसके बाद में देखिए, ये 0 डिग्री तो पूर्व से पश्चिम है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम है। इसको आप भूमध्य रेखा कहते हैं। सुना है नाम आपने? तो पहले तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप कहोगे फिर अपन जहां बैठे वहां अक्षांश हमें दिखाई नहीं दे रही खींची हुई। भाई अपने यहाँ तो अक्षांश तो है तो सही ना, दिखाई नहीं दे। अक्षांश सिर्फ काल्पनिक रेखाएं, क्या है? सिर्फ कल्पना पर आधारित है। वहां पर जो अपन भूगोल पढ़ते हैं उसमें कल्पना मानी गई, वास्तव में धरातल पर खींची गई नहीं है। यानी कि खेत रे मोह आइडियो बनो गए, फलाना खेत रो हेडो बित कर होना सही है, तो वो है। उसके बीच में सीमांकन किया हुआ नहीं है। अब अपने दिमाग में आएगा ये 0 डिग्री रेखा जा कहां से रही है? ये पूरा विश्व आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्लोब में बनाऊं, ये विश्व बनाऊं, बात तो एक ही है ना। अब इस विश्व के अंदर ये 0 डिग्री कहां से जा, यानी किस भाग को अपन दक्षिण में, अच्छा इस रेखा के दक्षिण में है, उसको अपन कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। पहले ये बताओ, ये पूरा पूरा गोला दिखाई दे रहा है। इस गोले को मैंने आधा भाग डिवाइड कर दिया 0 डिग्री से लॉस। अब ये आधा गोला हो गया। इसको मैं कहता, अच्छा ये इस रेखा से उत्तर में है दक्षिण में? उत्तर में। इसको मैं कह देता हूं ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? कभी कभार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और कौन सा महासागर है जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में है या पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध। तो अपने को पहले इसकी बेसिक जानकारी समझनी। ये 0 डिग्री रेखा से उत्तर में जो भी भाग आएगा वो उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो भी आएगा उसको अपन क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ओके, ये बात तो आप इतनी समझ गए।
अब अपने को ये पता लगाना है कि साहब ये इस विश्व के अंदर किसको उत्तर में माने और किसको दक्षिण में। इसके लिए अपने को 0 डिग्री रेखा खींचनी पड़ेगी और 0 डिग्री रेखा खींची जाएगी अफ्रीका के मध्य से। आपको पता है दुनिया में विश्व में एक ऐसा महाद्वीप जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक है, उसका नाम है अंध महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका। तो यहां से मैं 0 डिग्री रेखा खींच दूं, ये 0 डिग्री रेखा। कल मैंने आपको बताया था इसके ऊपर 3 स्थल भाग आते हैं सिर्फ। कितने? एक तो ये भाग आएगा जिसको कांगो अमेजन बेसिन कहते हैं, जहां विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी चलती है। एक ये कांगो बेसिन, अरे अफ्रीका में कांगो गिवड़ा फलाना आदमी कांगो गिवड़ो कमावन हारू सुना है ना, जाहिर गए हुआ मोजम्बिक गए, वो ये है कांगो। कठिन परिस्थिति में रहते हैं, पाचावन भले सेंट लगाना है स्थिति बंद ध्यान पर बहुत गजब की उमर से। दुनिया का सबसे कठोर जलवायु का क्षेत्र है कांगो बेसिन। पिग्मी जनजाति रहते हैं, 2.5 फुट के लोग कहते हैं दुनिया में उनको, ठीक है। यहां पर आओगे ये इंडोनेशिया द्वीप है। कौन सा है? तो एक तो आपको अब ये बात समझ गई, इसमें से आपको एक ऐसा महाद्वीप दिखाई देगा जो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में, इस रेखा के दक्षिण में, वो दक्षिण गोलार्ध में ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी बेटा? 0 डिग्री। ये जो दिखाई दे रही है ना, ये 0 डिग्री इसके उत्तर में है, वो तो है उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में है, वो पड़ता है। अब आपको मैं एक प्रश्न पूछूं, इनमें से आपको कौन सा महाद्वीप दिखाई दे पूर्ण रूप से दक्षिण में ही है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में। बात समझ गए? इनमें से कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है? कौन कौन से महाद्वीप है नजर आ रहे हैं आपको? एशिया है, यूरोप है, और ये कौन सा? उत्तरी अमेरिका। तीनों महाद्वीप पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री रेखा अपने समझ में आएगी तब बात समझ में आएगी, पहले नहीं आएगी। अब आपको ये लाइनें भरनी है, मैं भरवाऊंगा थोड़ी देर बाद। 0 डिग्री पृथ्वी कहां से विभाजित हो रही है? पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा कौन सी है? चलो ठीक है, ये तो है देशांतर, सॉरी अक्षांश। पूर्व पश्चिम खींची जाए उसको क्या कहते हैं? अच्छा, ग्लोब के ऊपर आपने 2 प्रकार की रेखाएं देखी होगी, देखिए ना, अक्षांश और देशांतर। अब बात सुनिएगा, देशांतर रेखा का पता लगाते हैं। यहां से आपको, अच्छा इसने इस 0 डिग्री उत्तर दक्षिण विभाजित किया, तो मैं इसको पूर्व पश्चिम में तो विभाजित कर सकता हूं ना। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम गोलार्ध भी सुना होगा। भारत पूर्ण रूप से देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, भारत के साथ जो भी देशांतर लगेगी उसके साथ पूर्वी गोलार्ध आएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आपके दिमाग में आएगा इधर गुजरात है, उधर अरुणाचल प्रदेश है। गुजरात इधर आना तो पश्चिम चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? पूर्वी। अरुणाचल प्रदेश उधर है, आना तो पूर्वी चाहिए, सॉरी दोनों में अंतर होना चाहिए पूर्व पश्चिम, लेकिन आ दोनों के साथ पूर्व हो रहा है। ये कंफ्यूजन यहां से। ये जो रेखा है इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। दोनों के अंदर अंतर आपको समझ में आ रहा है? एक 0 डिग्री अक्षांश है, आडी रेखा खींची उसको अक्षांश कहते हैं, खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है। और 0 डिग्री देशांतर का नाम आपने ग्रीनविच रेखा सुना होगा, सुना है ना? ग्रीनविच, GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। दुनिया में समय निर्धारण यहां से होता है ना, 0 डिग्री से। ये ग्रीनविच रेखा है। अच्छा, इस रेखा के इधर वाला भाग कौन सा गोलार्ध है? ये पूर्वी गोलार्ध है। क्या है? जबकि इधर वाला क्या है? पश्चिमी। अब आपको मैं एक ये रेखा खींची मैंने 0 डिग्री, यहां से गुजरती, ब्रिटेन की जो लंदन शहर है वहां की लेबोरेटरी से इसको तय किया गया, यहां से गुजरती। अब आपको पहला प्रश्न पूछे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजर रही है? ये बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, लोड मत लेना। अभी तो देखते रहो, उत्तर तुक्का ठोकता रहो। कौन कौन से महाद्वीप से गुजर रही है? उत्तर से देखो यूरोप आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, अंटार्कटिका। अब आपको कोई पूछे इस रेखा के पश्चिम में और पूर्व में कौन कौन से महाद्वीप, याद नहीं करना है, बार बार याद आपको लिखा दूंगा, रटोगे तो फिर काम नहीं। आपको 50 बार ये लाइनें भरवा दूंगा पढ़ते समय, फिर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। 2 महाद्वीप है जो इसके पश्चिम में है और बाकी वाले महाद्वीप पूर्व में। अब बताओ यहां से जो समय का निर्धारण होगा, तो भारत में भले यहां से रेखा गुजरे, भारत में भले यहां से रेखा गुजरे, समय के साथ में सिर्फ और सिर्फ पूर्व लगेगा। क्या लगेगा? पूर्व लगेगा। एक तो ये बात ध्यान रखना। अब आपको मुख्य रूप से इनको थोड़ा ध्यान रखना है, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहां से गुजरती। ठीक है भाई, फिर देखिएगा, यदि इतना आप काम कर लेते हैं तो फिर आगे थोड़ा सा और क्षेत्र है, पर्वत चोटियों के बारे में बात करेंगे। पहले आप इतना थोड़ा सा भरने की कोशिश करो, फिर मैं पर्वत श्रृंखलाओं की तरफ जाऊँ। मानचित्र निकालो अपना, निकालो मानचित्र, और उस मानचित्र में 0 डिग्री देशांतर खींचो। अफ्रीका के बीच में से खींच दो, फिर सीधी सीधी बनाते हो अपने आप चली जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप, ध्यान है, पहले महाद्वीपों को नाम लिख दो सारे उसके अंदर शॉर्ट में। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अंटार्कटिका। कोशिश करो, एक बार नहीं गलत होगा तो अपन दोबारा सुधार कर लेंगे। 10 दिन एक्स्ट्रा लगेगा और क्या, लेकिन बाहर जाओ तो कहाँ किसकी तैयारी कर रहे हो?
सेकंड ग्रेड पीटीआई कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, फिर अपन को थोड़ा बहुत नहीं पूछे, भूगोल कौन पढ़ा था, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इससे बचने के लिए हो रहा है सारा, है ना। इसके बहाने आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों बातें हो जाएगी। बड़े रूप में नाम लिख दो महाद्वीपों के नाम। पेंसिल से भरना ताकि मिटा सको, इसलिए रबड़ दिया आपको साथ। गलतियां कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा सीख रहे हो, गलतियां कर रहे हो मतलब बहुत अच्छा, इसका मतलब गलती एक बार नहीं 5 बार लिखवाएगी आपको, जबरदस्ती लिखवाएगी। और लिख, अपने इस बार एक ही नारा लगाना है, अपने कोई किसी पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ पीटीआई बनाना है बस। बाढ़ में पीटीआई की खान शुरू करनी है, सही बात है। कोशिश आप करोगे, मेहनत हम करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ग्रीनलैंड कहाँ है वो भी भर देना थोड़ा, मैंने कल बताया था। ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका के पास में बड़ा सा द्वीप है। हाँ ये सही भर रहे हो आप, हाँ यही है, खड़े इनके डबू के सब यही बिल्कुल सही। पेंसिल के नीचे जो दिखाई दे रही है यही है ग्रीनलैंड। कौन मैं ना डबू किया दादी। अच्छा पहली बार में 10% चीजें भर रहे हो, मानचित्र भर पा रहे हो, इसका मतलब आप होशियार हो। कितनी? 10%। 10% नहीं भर पा रहे हो मतलब कि 10 लाइनों में से एक लाइन भर रहे हो, इसका मतलब सही है, ठीक पढ़ रहे हो। अच्छा, महाद्वीपों के नाम तो लिख लिए सबके, सभी लिख ली? महाद्वीपों के नाम लिख लिए? नहीं लिखा हो तो ये लो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, फिर दक्षिण अमेरिका के पास में इधर पड़ेगा वो अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर आएगा वो यूरोप है, ठीक है। फिर भारत तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो खोज लोगे मानचित्र में, हैं? हाँ, भारत के आसपास वाला ये जो दिखाई दे रही है एशिया, कहां से अफ्रीका है, कहां से एशिया, यूरोप में, इसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। यहाँ से यूराल पर्वत है, उस यूराल पर्वत से इधर एशिया, बाद में बात करेंगे। अच्छा, आपके मानचित्र के अंदर यहां से एक रेखा खींची हुई होगी शायद, देखो आप, यूरोप का जो ऊपर साइबेरिया वहां से एक रेखा खींची हुई होगी ऐसी, है ना। हाँ, ये रेखा निर्धारण, इस रेखा के इधर पूरा एशिया है, इस रेखा के इधर यूरोप है, समझ गए बात। इस रेखा के इस तरफ वाला ये पूरा एशिया, इसको यूराल पर्वत कहते हैं, यूराल नदी भी गुजरती, बाद में अपन पढ़ेंगे एशिया और अपने यूरोप को विभाजन करने वाले प्रदेश। भर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया तो भरा हुआ है। जब तक बिना देखे भरना आ रहा है तब तक बिना देखे भरने की कोशिश करो, देख देख के भरोगे तो आप सीख कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ टीप रहे हो, ठीक है। कोशिश ये करो, फिर एक आध पीछे रह जाए कि ये मेरे समझ में नहीं आई या मेरे को याद नहीं रहा, भूल गया, तो आप उसको अलग से भर दो दोबारा, ठीक है। ये अंटार्कटिका भर दिया, अंटार्कटिक मत भर देना, अंटार्कटिका है। महाद्वीप की बात करें तो अब भर दिया आपने, महाद्वीप भर दिए, तो मैं उड़ जाऊं, महाद्वीप भरे आपने। अब ये मानचित्र कितने लेके आए हो आप दुकानों से, कितने कितने मानचित्र लेके आए हो? 5 नहीं बेटा, 5 सिर्फ चटनी होगी एक जने की,
20 नहीं, आपको विश्व के 50 मानचित्र लाने हैं, 40 रुपए लगेंगे सिर्फ। कितने लगेंगे? 40। ये तो लेके आ जाओगे ना? हाँ, ये खत्म हो जाए तब ये लेके आ जाना, ठीक है। आप चलते समय किसी की तैयारी कर रहा हो ना, किसी का भी, तो भी आप उसको टक्कर दे पाओगे मानचित्र के अंदर। पारंगत बन जाना बढ़िया है ना। केवल नंबर की तरफ नहीं देखना है, नंबर थोड़ा सरल भी आ जाए, हार्ड भी आ जाए, अपने को ढंग से पढ़ लेना और याद एक भी नहीं करना है, ये भी एक बड़ी बात है। सिर्फ भरना है नक्शे के अंदर बार बार। अब आप मानचित्र को देखो, देखो मानचित्र को। आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है? आपको यूरोप और अफ्रीका दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऊपर ग्रीनलैंड भी दिखाई दे रहा होगा। ग्रीनलैंड के पास में एक छोटा सा और भी बिंदु दिखाई देता होगा, ऐसा इधर है कोई ऐसा छोटा सा? ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड तो ध्यान है, भर दिया। ये है। अब उत्तरी अमेरिका के पास में ऐसा बड़ा सा भाग बना हुआ है, ऐसा, वो ग्रीनलैंड है। इसको भरना है पहले। उत्तरी अमेरिका के पास में बड़ा सा भाग भर दिया। इस ग्रीनलैंड के पास में आप छोटा सा और एक बिंदु देखोगे, छोटा सा द्वीप के रूप में, ऐसा है ना। इसका भी थोड़ा सा नाम लिख लो आप, आइसलैंड। आइसलैंड, आइसलैंड। ग्रीनलैंड के पास में बड़ा सा भाग वही दिखाई दे रहा है, उसके उसके समान और कोई भी उसके पास में द्वीप नहीं है। ग्रीनलैंड भर दिया, आइसलैंड भर दिया, वेरी गुड। अब आपको इन 4 महाद्वीपों के बीच में एक महासागर दिखाई दे रहा। आप लास्ट तक जाओगे, उत्तर से दक्षिण तक पूरा बहुत बड़ा महासागर दिखाई दे रहा। इस महासागर का नाम लिखना है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, कॉपी का इस मानचित्र, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है। इन चारों के बीच में कोई ग्रीन कलर का भाग है, पूरा पूरा सागर, जल है ना। इस जलीय भाग का नाम लिखना पूरे को। आप सम एक नाम लिख दो, मतलब नहीं, वो तो आप अपने आप बाद में समझ लो। नाम लिखना, इस महासागर का क्या नाम है? अटलांटिक। अटलांटिक, अंटार्कटिक नहीं, अटलांटिक, अंध महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। हाँ, ये बीच वाला भाग है, अटलांटिक महासागर। भर दिया। अब आपको मैं कहूं प्रशांत महासागर भरना है। आप आइडिया लगो, आप कहां पर जाओगे? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दिखाई दे रहा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका एक तरफ तो आपने महासागर भर दिया, कौन सा? अटलांटिक महासागर भरा है कि नहीं भरा है? अंध महासागर भर दिया। दूसरी तरफ वाला देखो, दूसरी तरफ, इसकी दूसरी तरफ खाली भाग दिखाई दे रहा सामने? हाँ, ये खाली भाग दिखाई दे रहा, ये प्रशांत महासागर है। ये प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका ऐसा है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। इसके इस तरफ तो आपने भर दिया अटलांटिक महासागर, ये भाग खाली है, ये पूरा पूरा, ये है ना खाली पूरा, इसमें भरो प्रशांत महासागर। इसके इधर फिर मैं प्रश्न करूंगा आपसे, इसलिए भरवा रहा हूं, उल्टा भरवा रहा हूं। मैं इधर से भी भरवा सकता था, जो कि आपके लिए सहूलियत होती, लेकिन नहीं, एक प्रश्न करना आपसे, इसलिए भर दिया। अब हिंद महासागर, हिंद का मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के नीचे अरब सागर, बंगाल खाड़ी और नीचे जो भाग है वो हिंद महासागर। भरो, देखे हिंद महासागर कहां है? करत कर्तव्यास के। भर दिया। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नीचे, ये भारत है, ये श्रीलंका है, ये पूरा पूरा जो महासागर दिखाई दे रहा है इतना, ये पूरा पूरा क्या है? हिंद महासागर। भर दिया, वेरी गुड। अब आर्कटिक महासागर भरना है। आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक उत्तर में, सबसे उत्तर वाला भाग, किसी महाद्वीपों से सारे ऊपर ऊपर दिखाई दे ना, उसके बाद सिर्फ सफेद रेखा आएगी, मानचित्र का एंडिंग आएगा और कुछ नहीं आएगा। हाँ, ये वो आर्कटिक, सॉरी, आर्कटिक महासागर है। ये पूरा महाद्वीप देखो, ये समाप्त हो रहा महाद्वीप, इसके पास में ये जो भी ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, पूरा पूरा आसमानी कलर, वो सारा सारा जलीय भाग ही है। यहां से यहां तक पूरा उत्तरी अमेरिका के इस भाग से लगाकर एशिया के अंतिम भाग तक पूरा उत्तरी महासागर है, आर्कटिक महासागर है। भाई उत्तर दिशा में है तो उत्तरी महासागर, और उसका नया नाम है आर्कटिक।
और नीचे यहां भरोगे आप तो भरोगे अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर। अंटार्कटिक या ये जो सफेद कलर के नीचे कैसे सफेद कलर की पट्टी दिखाई दे रही है आपको, उससे जस्ट ऊपर वाला भाग ग्रीन कलर का दिखाई दे वो अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर। पढ़ाई की एक खास विशेषता है कि दिमाग का ये भाग इधर और इधर का भाग इधर सोचना शुरू करे, मतलब पढ़ाई बराबर शुरू हुई। ठीक है, गेम के अंदर आप ध्यान रखते हो ना, फुल ध्यान रखना पड़ता है, दायां बायां आगे पीछे सब, ये भी सेम वैसा ही है, सबकी अपनी अपनी कला है। अब ये भर दिया आपने पक्का। अब आपको मैं बोलूं 0 डिग्री रेखा भरनी, हालांकि आपके मानचित्र में दर्शाई हुई होगी मेरे अनुसार, तो सहूलियत होगी आपको। अब दर्शाई हुई है, देखो कितने स्थल भागों से गुजर रही है, स्थल भाग कितने कौन कौन से महाद्वीप से गुजर रही है। सबसे पहले कौन से महासागर, सबसे पहले कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, हाँ, उसके बाद में अफ्रीका है, फिर इंडोनेशिया एशिया में आता है। किस में आता है, 3 महाद्वीपों से गुजर रही है, 3 महाद्वीपों के स्थल भाग से गुजर रही है। समझ के बात को, 3 महाद्वीपों के स्थल भाग से दक्षिणी अमेरिका के जिस भाग से गुजर रही है, जैसे मान लो दक्षिण अमेरिका है और यहां से रेखा गुजर रही है, तो इसके इर्द गिर्द का जो छोटा क्षेत्र है, यहां पर एक नदी चलती है जिसका नाम है अमेजन। मैं इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया में 3 ऐसे स्थान है जहां दुनिया की सबसे कठोर जलवायु पाई जाती है, सिर्फ आदिवासी लोग रहना पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा और सागरीय भाग जलीय भाग अधिक होने के कारण आर्द्रता बढ़ जाती है, वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा, वाष्पीकरण ज्यादा होकर ऊपर की ओर जाएगी तो तापमान कम होता है, ऊंचाई जाने पर तापमान घटता है। आप सर्दियों में माउंट आबू जाते हो, गर्मियों में जाते हो माउंट आबू, माउंट आबू आपको भेजे तो कौन सी ऋतु में जाओगे बेटा, गर्मियों में जाओगे, क्योंकि माउंट आबू लगभग 1000-1500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और अपने यहां जहां धरातल पर, अच्छा 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर, इस धरातल पर आप यदि 30 डिग्री का तापमान है तो 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाओगे तो 6.5 डिग्री तापमान कम हो जाता है, तो फिर 1500 मीटर ऊंचाई पर जा रहे हो, मतलब 10 डिग्री के तापमान का अंतर आएगा। नीचे सतह पर खड़ा आदमी उसको गर्मी होगी क्योंकि उसको 30 डिग्री टेम्परेचर लग रहा है, आप ऊपर से उकारिया मारोगे मतलब आप आराम से बैठे हो, 20 डिग्री तापमान आपको लग रहा है, कितना 20 डिग्री, चिढ़ाना स्वाभाविक है, इसीलिए तो गए हैं। बस ये ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है, कम होता है। तो मुझे बताओ कि मैंने यहां पर सूर्य का तापमान दिया, उससे पानी है वो धरातल का जल है वो पिघल गया, पिघल कर ऊपर की ओर जाएगा, वैसे वैसे जल और ज्यादा फैलेगा, कण जल के नजदीक आएंगे, क्या होगा, नजदीक आएंगे। आपने पानी का बर्तन बाहर रखा और उसको फ्रीज के अंदर रखा, कण नजदीक आएंगे, कण बिखरेंगे, पानी के नजदीक आएंगे, क्योंकि जो तरल पदार्थ था वो ठोस में तब्दील हो जाएगा। ठोस में कण हमेशा सबसे नजदीक होते हैं, तरल पदार्थ ठीक होते हैं, गैस में सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तापमान से जो जल वाष्पीकरण हुआ वो ऊंचाई की ओर जाएगा, तो तापमान मैंने कहा घटता है, तो वो जल के कण धीरे धीरे तापमान घट रहा है, मतलब क्या है, फ्रीज में भी क्या हो रहा है, तापमान घटा है ना, हाँ, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटेगा तो वो कण धीरे धीरे क्या आने शुरू हो जाएंगे, नजदीक, और नजदीक आके एक परत बना देगा, परत बन जाएगी जल वाष्प की। और जल वाष्प एक ग्रीन हाउस प्रभावित गैस है, ग्रीन हाउस उत्पन्न करती है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं कि आपको मैंने कार दे दिया, आप कार के अंदर बैठ जाओ, कार के शीशे है वो चारों बंद कर दो, फिर मैंने कहा सूर्य की किरणें आने दो, कोई एसी वगैरह चालू नहीं करनी, 2 घंटे अंदर बैठे रहो, तापमान अंदर आ जाएगा लेकिन बाहर नहीं जा पाएगा। ये शीशे की एक विशेषता होती है, इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। सूर्य की विकिरणें होती है, उसको कांच ने, जो शीशा था उसने, दर्पण ने अंदर तो आने दी, तब तापमान बढ़ गया, लेकिन उसको वापस बाहर जाने नहीं दी, परिणाम स्वरूप बाहर वाले तापमान की वजह से अंदर वाला टेम्परेचर वो ज्यादा हो गया और आपको उमस या गर्मी महसूस हुई। ठीक वैसे ही जितनी अधिक जलवाष्प की मात्रा होगी, यानी सतह के ऊपरी भाग में जितनी अधिक पानी की मात्रा होगी, सूर्य से आने वाली विकिरणों को वो आने से तो नहीं रोकेगा, आएगी धरातल पर, लेकिन जो पार्थिव विकिरणें वापस जाती है उसको वो जाने से, जब ऊपर परत बनी हुई तो आया तो है तापमान, वापस जाने रोकेगा, मतलब परत और अपने बीच में तापमान बढ़ेगा। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, टेम्परेचर जो 30 डिग्री था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, परिणाम स्वरूप हिमालय जैसे या जो भी जितने भी ग्लेशियर वो सारे पिघलने शुरू हो जाएंगे, यहां तक कि अपना शरीर भी पिघलना शुरू हो जाएगा, है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग। तो वहां पर जो अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, वहां पर ये स्थिति ज्यादा रहती है।
इसलिए वहां पर हमेशा वातावरण होता है उमस में होता है। अपने यहाँ भी आपने कभी देखा होगा, जैसे ही बारिश होती है उसके बाद अचानक हवा रुक जाती है और अचानक उमस का माहौल आ जाता है। बूढ़िया के हेबो दे जमी, हेबो मतलब वो ऊष्मा फेंक रही नीचे, है ना। वो क्या है, वो जल, उस जलवाष्प की परत और सूर्य का एवं तापमान के बीच की गतिविधि है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, बताऊंगा सारा। दक्षिण अमेरिका के अंदर जहां से ये रेखा गुजर रही, उसका आपको ये ऐसे डब्बा बना के छोटा नाम लिखना, ये अमेजन बेसिन है। अभी नाम लिखना, क्या है ये, अमेजन बेसिन। अच्छा, अमेजन कोई पूछे क्या है अमेजन? अमेजन एक नदी है, इसकी कहानी आप सुना, बड़ी खतरनाक है। ये अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में लिखना। दक्षिण अमेरिका ध्यान है आपको, ये दक्षिण अमेरिका। इस दक्षिण अमेरिका में जहां से रेखा गुजर रही वहां पर ऐसे लिख दो अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य रेखा पर नहीं है? दुनिया का सबसे सरल और सबसे आसान प्रश्न, 1 2 3 है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। चौथा विकल्प बन गया ना अपने लिए। ये अमेजन बेसिन भर दिया आपने। एक बात और सुनना, किसी भी चीज को सीखने के लिए या सिखाने के लिए एक शब्द जरूरी होता है, उसको कहते हैं पुनर्बलन। आप क्लास के अंदर आपका टेस्ट लिया, आप क्लास में टॉप आई, या आप खेल खेलने गए और आपने मान लो आप गलती से आउट हो गए, वापस आपके यदि आपका टीचर, आपके कोच या आपके साथी कहेगा यार तने मेले मोने ठा माँ को खराब कराना आई, ऐसा कहे, इसका मतलब आपका मोरल डिमोटिव होगा। आपको को कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया, अगले में और प्रयास करना, इसका मतलब आपका हौसला अफजाई, वो आपको दिया गया पुनर्बलन है। बात समझ गए? क्लास में आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद में मैंने कहा एक पारितोषिक सम्मान दूंगा, चाहे उसमें शाबाश भी हो, लेकिन मैंने पूरी क्लास में खड़ा रखा ये फलाना लड़का या लड़की टॉप है और इसके लिए तालियां बजाओ। वो आपको क्या मिला है? पुनर्बलन। आपको और आपके पास जो सेकंड और थर्ड आने वाला है उसको भी हौसला मिला, अब की बार मेरे को फर्स्ट आना है, हौसला मिला ना, वो उसको कहते हैं पुनर्बलन। तो यहां जो मंच पर टीचर पढ़ाना है ना, वो पूछे कि 2 बार बता दे यहाँ अमेजन बेसिन है, तीसरी बार पूछे ना आप बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब पुनर्बलन का अभाव है। और पुनर्बलन के अभाव में ठीक वैसे होता है जैसे आप मैदान में हार के बाहर आए और आपके गुरुजी कोच होते हैं वो थप्पड़ मारे, फिर अब भाग खेल के, तो फिर डर के मारे खेलो तो अलग बात है, लेकिन अंदर की आत्मा खेलने का काम नहीं करेगी। आप जितना अधिक पुनर्बलन दोगे, चाहे मैं हूं चाहे दूसरा हो, इसका मतलब वो टीचर उतना ही आपको शानदार पढ़ाने का प्रयास करेगा। बात समझ भाई? तो जब भी मैं तीसरी बार पूछूं ये क्या है, तो आपका ऑप्शन उत्तर आना चाहिए पुनर्बलन। बोलने से रोकेगा कोई, पुनर्बलन जरूरी सबके लिए, मेरे लिए भी जरूरी और आपके लिए भी। समझ रहे हो बात को? अब बताओ ये क्या है? अमेजन बेसिन क्या है? उसके बाद में जैसे ही आप इसको पार करोगे, बीच में अटलांटिक महासागर पार हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका में जाओगे। अफ्रीका में जाते ही जहां से अफ्रीका के बीच में से रेखा गुजरती, उसके आसपास ऐसे गोला बना दे उस रेखा के ऊपर, और इसको लिखना है, नाम है इसका कांगो बेसिन। कांगो, कांगो बेसिन। कांगो भी एक नदी है, कांगो देश भी है, कांगो नदी भी है, जिसको जायरे देश या जायरे नदी भी कहते हैं। उसके बाद में और देखो मानचित्र के अंदर पूरा महासागर है, हिंद महासागर है। अब आगे जाके 0 डिग्री छोटे छोटे द्वीप वहीं पर टकरा रही है और कहीं पर नहीं ना, इसका नाम लिख देना है। अच्छा एक बात आप सुनो, इसको इंडोनेशिया लिखना नहीं, अभी सुनना, ये है तो इंडोनेशिया के द्वीप, लेकिन ये पूर्वी देशांतर में है या पश्चिम देशांतर में? ये पूर्व में है पश्चिम में? पूर्व में, क्योंकि अपन ने 0 डिग्री जो है वो देशांतर पूर्व पश्चिम का यहां से किया है। ये ग्रीनविच रेखा है ना 0 डिग्री, इससे इधर जितने भी भाग वो सारे हैं पूर्वी देशांतर, तो इनको कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिखिएगा, नाम क्या है? पूर्वी द्वीप समूह। ये जो इंडोनेशिया के आसपास वाले द्वीप है जहां से 0 डिग्री रेखा गुजर रही है, उसका नाम है पूर्वी द्वीप समूह। लिख लिया? तो आपके दिमाग में प्रश्न आया हमारे साथ, पूर्वी तो पश्चिमी कितनी हो तो बोला, ये पूर्वी द्वीप है तो पश्चिमी द्वीप कहां है? वाजिब सवाल है आपका। आप अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में आ जाओ, दिखाई दे रहा दोनों, इनके बीच में आप देखोगे छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वेस्ट इंडीज है, हेती है, क्यूबा है ना, बहामास है, इस प्रकार है ना, बारडोमास है, ये सारे द्वीप है, इनको कहते हैं पश्चिमी द्वीप समूह। नाम लिखना इंपॉर्टेंट। आगे मैं जब पढ़ाऊंगा तब अलग अलग इंडोनेशिया द्वीप समूह नहीं बोलूंगा, पूर्वी द्वीप समूह बोलूंगा। तो आपके दिमाग में ये रेखा खींचनी चाहिए, इस रेखा की ये पूर्व में है तो पूर्वी, इस रेखा की इधर पश्चिम में है तो ये क्या कहलाते हैं? ये है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी द्वीप समूह। आई बात समझ? अच्छा दूसरा नाम बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखना सिर्फ पश्चिमी, धीरे धीरे याद होगी, एक साथ सारी चीज याद नहीं होगी। इसको कैरिबियन द्वीप समूह भी कहते हैं।
आपने और वेस्ट इंडीज की टीम को खेलते हुए देखा ना, कैरिबियन खिलाड़ी कहते हैं उनको, हाँ इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर एक कैरिबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे कैरिबियन सागर है, और उस कैरिबियन सागर के अंदर द्वीप समूह स्थित है, इनके लिए इसलिए इनको कहते हैं कैरिबियन द्वीप समूह। ठीक है, तो अपन को अभी याद रखना ये पश्चिम है और वो क्या है, पूर्वी। अब आपने 0 डिग्री रेखा पर स्थित 3 भागों को भर दिया। एक तो आपने भरा अमेजन बेसिन, क्या है अमेजन बेसिन, दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे उष्ण जलवायु यदि कहीं पर पाई जाती है इन 3 बेल्टों में पाई जाती है। दूसरा आपने क्या भरा, कांगो बेसिन, और तीसरा आपने भरा पूर्वी द्वीप समूह। अच्छा, पूर्वी द्वीप समूह जिस देश का हिस्सा है उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किस महाद्वीप का हिस्सा है, किस महाद्वीप में पड़ता है इंडोनेशिया, एशिया में पड़ता है, ध्यान रखना किस में है, एशिया में। अब सुनिएगा, लिखना नहीं सुनना है, ये दुनिया की सबसे कठोर जलवायु है, सबसे कठोर। क्या कठोर जलवायु पर लोग रहना पसंद करते हैं, नहीं, कठोर जलवायु पर लोग ना तो ज्यादा शीत ऋतु पर लोग रहेंगे, यानी ध्रुवों पर लोग नहीं रहते, साइबेरिया वाला भाग पूरा खाली है, ग्रीनलैंड पूरा खाली है, और कनाडा का उत्तरी भाग पूरा खाली है, जहां कठोर शीत ऋतु है। सर्दियों की ऋतु ही रहती, गर्मियां कोई 15-20 दिन की आती, वो भी सूर्य बहुत ज्यादा उत्तरी गोलार्ध में, अपने यहाँ जब खतरनाक गर्मी होती है उस समय, बाहर सारी बातें अगर राजस्थान भूगोल में समझेंगे। और या फिर दूसरी कठोर जलवायु है अति उष्ण, बहुत ज्यादा गर्म जलवायु। अच्छा, गर्म भी है और उष्ण भी है। इन कांगो बेसिन में यदि आपका कोई मित्र, कोई भाई बहन वगैरह कोई रहता है तो उनको पूछना, हमेशा हमेशा के लिए 2 बजे से 4 बजे के बीच में वर्षा होती है। इसकी खास बात यह है, इन तीनों क्षेत्रों में हमेशा 2 बजे से 4 बजे के बीच में वर्षा होती है। कारण यह है कि तापमान भी बहुत ज्यादा है और आर्द्रता भी बहुत ज्यादा है। ठीक, तापमान और आर्द्रता दोनों ज्यादा हो जाएंगे तो बादलों का निर्माण अधिक होगा, आर्द्रता होगी तभी बादल बनेंगे, और बादल का निर्माण होगा तो वर्षा भी अधिक होगी। तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जहां, अच्छा दुनिया में सबसे अधिक वर्षा पूछे तो आपको ये क्षेत्र है, दुनिया में सबसे अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होती है, किसी भी भाग में जाओ। अब सुनना, जहां वर्षा होती है वहां वनस्पति अधिक कम, अरे अरे हलो में वही ना को है, बस वनस्पति अधिक होगी। तो दुनिया में सर्वाधिक वनस्पति वाला भाग ये है, सर्वाधिक वनस्पति। अच्छा, क्षेत्र पूछे तो ये तीनों हैं, लेकिन तीनों में से बढ़िया अलग बात करेंगे। इन तीनों क्षेत्रों में दुनिया में सबसे अधिक वनस्पति पाई जाती है। क्लियर, हैंगो हल्ला पेड़ पौधे हो तो जीव जानवर ज्यादा रहेंगे, तो सबसे अधिक जीव जंतु है, वन्य जीव, वो भी यहाँ रहते हैं। और केवल सबसे अधिक संख्या में नहीं रहते, अलग अलग प्रजाति का रहे, कीड़ी लेन हाथी तक हैंगे, सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। अपने एक शब्द आपने सुना होगा, जैव विविधता, सुना है ना, जैव विविधता। जैव का मतलब होता है जीव, विविधता का मतलब होता है भिन्नता, जीवों की भिन्नता, यानी डेडरिया भी है, कीड़ा भी है, कीड़ी है, मकोड़ा है, सारे जीव वहां पाए जाते हैं, है ना। ऐसा दुनिया में सबसे अधिक सिर्फ ये भूमध्य रेखा दिखाई दे रही वहीं पर है। इसलिए पूछे दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो भूमध्य रेखा पर। कहां, और भूमध्य रेखा के कितने स्थल भाग के क्षेत्र है, 3, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और पूर्वी द्वीप समूह। बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अमेजन बेसिन। इन तीनों में से तुलना करके एग्जामिनर पूछे, इन तीनों में से बताओ सबसे अधिक वनस्पति, सबसे अधिक वन्य जीव, सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती, तो आपका उत्तर क्या होगा, जहां वनस्पति ज्यादा होगी वहां ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा होती है। और पिछले आरेख में प्रश्न पूछा कि दुनिया में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन कहां होता है, ये तो ठीक है अमेजन बेसिन, कितना होता है, पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये अकेला अमेजन बेसिन देता है, 20% ऑक्सीजन। इसलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा। ओ नहीं हो फेफड़ा नहीं हो तो क्या हो सके, मोक्ष धाम की ओर यात्रा, बस ये कह रहा है ये अमेजन जिसने चला गया। अच्छा, अब इसमें यूरोपियन कंट्रीज है, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, इन्होंने यहां पर आके विकास के नाम पर पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप 20% की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी, नहीं घटेगी। पेड़ पौधे जाएगी ऑक्सीजन घटी है ना, घट रही है, ठीक है। इसके पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना, पृथ्वी का फेफड़ा। तो आपने ये 2-3 बातें समझी। भूमध्य रेखा क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके ऊपर 3 क्षेत्र हैं, एक विश्व की सबसे कठोर उष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु पूछे तो भूमध्य रेखा पर है, यानी गर्म भी बहुत ज्यादा है और वर्षा करने वाली बहुत ज्यादा है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा आपको पूछे तो भी इसी रेखा के किनारे पर है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जहां होती है वहां वनस्पति ज्यादा,
वनस्पति ज्यादा, वहां जीव जंतु भी ज्यादा, और जीव जंतु और वनस्पति अलग अलग प्रजाति के बहुत ज्यादा होने के कारण इसको कहते हैं जैव विविधता का भंडार कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता। अच्छा, इन तीनों में से पूछे आपको सबसे अधिक जैव विविधता कहां है, तो उत्तर आपका क्या आ जाएगा, अमेजन बेसिन। दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, कांगो बेसिन, और तीसरा नंबर। अब मुझे बताओ, जंगल जहां ज्यादा है, जीव जंतु जहां ज्यादा है, वहां पर कौन रहते हैं, सभ्य लोग या असभ्य लोग? सीधी सी बात है, सोचने कोई बात नहीं, असभ्य लोग रहेंगे। असभ्य मतलब जिसका शिक्षा से कोई नाता नहीं, समाज जो सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक परंपरा, उनसे उनका कोई नाता नहीं, पहनावे से उसका नाता नहीं, उनकी अपनी अलग संस्कृति होती है, जिनको अपन जनजातीय समूह या आदिवासी समुदाय कहते हैं। इन भागों में भी अलग अलग समुदाय रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण आदिवासी समुदाय है, उनको थोड़ा सा आपको मैं नाम दिखा देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन से समुदाय। अमेजन बेसिन में आप जाओगे तो आपको एक जनजाति मिलेगी बोरो। कौन सी मिलेगी, कौन सी? बोरो जनजाति मिलेगी, ठीक है। यदि आप कांगो बेसिन में जाओगे तो एक जनजाति मिलेगी आपको पिग्मी। कौन सी? पिग्मी। और यदि आप इस भाग में जाओगे तो आपको दो जनजाति मिलेगी, एक मिलेगी सकाई। कौन सी भाई? सकाई। और एक मिलेगी सेमांग। सकाई और सेमांग, ये सकाई और सेमांग तीन प्रकार की ये तीन क्षेत्रों में अलग अलग जनजाति। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनजाति है कौन सी? 2.5 फुटीय लोग कहते हैं इनको। इनकी हाइट 2.5 फुट होती है। कितनी होती है? इनका सिर होता है आल की तरह होता है। आल में समझो, अलग अलग समुदाय होते हैं। सुनना बात, भूगोल में इतना गहराई में नहीं जाना, लेकिन सुनिएगा। सबसे पुराना जो जनजाति लोगों का अपना जो समुदाय है उसको निग्रेटो समुदाय कहते हैं। कौन सा कहते हैं? उसके बाद में थोड़े से काले चॉकलेटी रंग के जो लोग होते हैं ना, उनको कहते हैं ऑस्ट्रेलाइट। याद नहीं करना आपको, सिर्फ ऐसे वो नाम आगे बता देता हूं, थोड़ा तो मेरा भी ज्ञान बिखेरू ना। हाँ, निग्रेटो, ऑस्ट्रेलाइट, और उसके बाद में आता काकेसाइड। काकेसाइड, और उसके बाद में आता मंगोलाइड। ये 4 जनजाति समुदाय है पूरी भूगोल के अंदर, पूरी पृथ्वी के ऊपर। मंगोलॉइड। अब इनमें इनके शरीर की रचना का आधार विभाजित किया गया। ये सबसे पुराने लोग हैं और ये सबसे नवीन प्रकृति के लोग हैं। मंगोलाइड मंगोलिया का आसपास है। मंगोलिया का मतलब चाइना के लोग की तस्वीर देखो दिमाग में आप, जापान के आदमी की तस्वीर देखो दिमाग में, नेपाल के आदमी, नेपाली तो देखा ना खाना बनाते, उसकी तस्वीर देखो आप। अच्छा, कभी नेपाली मार्केट गए ना? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के व्यक्ति, लेडीज पुरुष दोनों खड़े रहते हैं, उनकी तस्वीर, क्या उनकी तस्वीर, उनके चेहरे, शिकल वगैरह में आपके शिकल चेहरे में फर्क है? ये इसी वजह से फर्क है कि वो सबसे नवीन प्रजाति के और अपन थोड़े से पुरानी प्रजाति के। और अपने भी जो पूर्वज सबसे पुरानी जाति के, उनको क्या कहते हैं? निग्रेटो। इनका रंग प्योर काला होता है, जो सबसे अधिक अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, इनका सिर होता है ना, वो सिर आल की तरह से लंबा होता है, ये सही बात। इनका सिर मतीरी की तरह होता है, गोल होता है। आप देखना नेपालियों को जाके, इनका सिर गोल होता है, इनका सिर लंबा होता है। हाँ, आल उसके बाद में ऑस्ट्रेलॉइड आते हैं, ये इनकी तुलना में थोड़े से ठीक होते हैं। ये है अपनी प्रजातियां। अपन जिस समुदाय में जो ये थोबड़े दिखाई दे रहे वो सारी ये है। कौन से? काकेसाइड। इसमें भी अभी आपको यदि पूछे, आपने कभी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, तो अपन को भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग कहते हैं। अपन भूमध्य सागर के आसपास से आए हैं। कहां से आए हैं? भूमध्य सागर के आसपास से। इसमें अलग अलग प्रजातियां, ये लाल रंग के लोग होते हैं। अपन थोड़े भूमध्य सागर भूते कलर के, भूरे रंग के। आप प्योर रूप से, यदि शुद्ध रूप से आप, भूरे रंग के, लाल रंग के, यदि आप इनको यूरोप के आसपास जाके देखोगे, और यूरोप में भी इसका शुद्ध रूप मिलता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो लाल। ये होते हैं पीली प्रवृत्ति के लोग। इनकी आंखें होती कैसी? पीली। अब सबकी एक जैसी वो अलग नहीं है, क्लाइमेट अलग अलग होता है, मोटे रूप में ये अपना समुदाय होता है। इसमें भी आप ध्यान दीजिए, ये जो सारे समुदाय, ये सारे निग्रेटो प्रजाति के लोग हैं, जिनके चेहरे कैसे होते हैं, सिर कैसा होता है, दांत कैसे होते हैं, छोटे होंगे मोटे? मोटे, क्योंकि इनको मांस खाना पड़ता है, हाड़ के खाने पड़ते हैं, है ना भाई। जीव जंतु जंगलों में रहते हैं तो क्या खाएंगे? बाजरी तो होगा, ठीक है ना, कोई रोटी बनाने वाला होता है। अच्छा, इसमें और देखो, इस पिग्मी की खास विशेषता है कि एक भेड़ के बराबर एक आदमी खाना खाता है। एक भेड़ एक आदमी के काम आती है, ये इसकी खास विशेषता है। 2.5 फुट का है, इसका मतलब आप पेट का अंदाजा लगा लो पहले तो, ठीक है। ये है ना, हाँ, अपन से मिलता जुलता ही, ज्यादा फर्क नहीं इनमें। एक कांगो पूरी दीवार, अमेजन बेसिन, ठीक है। अब सुनो, अच्छा, अफ्रीका के अंदर की बात सुनो। ये जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका में यहां पर जाओगे, दक्षिण में आगे मिलेगा, पढ़ेंगे, कालाहारी मरुस्थल आता है। सुनना,
इस कालाहारी मरुस्थल के अंदर एक जनजाति रहती है, उसका नाम है बुशमैन। सुना होगा आपने, बुशमैन सुना ना। इसकी बात तो और भी निराली है भाई। ये जनजातियों में सबसे पसंदीदा मेरी जनजाति ये है। एक तो पानी हमेशा चतुर्मुर्ग के अंडे में, अंडे का जो खोल होता है उसमें पानी पिएगी। हाँ, चतुर्मुर्ग का जो अंडे का खोल होता है उसमें ये पानी पीती है। इसमें उसके आसपास के क्षेत्र में वही है। ये लोगों को समझ नहीं। अच्छा, इनकी विशेषता है कि बड़े पशुओं का शिकार करती है और शिकार की विधि बड़ी निराली है। शिकार भालू, हाथी का। अच्छा, उनका शिकार कैसे करेगी? जैसे मान लो भैंसा है पाडा, उसका शिकार करना तो उसको वो पानी पीने के लिए कोई झील वगैरह तालाब वहां जाएगा, ये वहां पर बैठे रहेंगे घात लगाकर। इनके पास में तीर बाण होते हैं जिसको जहरीला बना देते हैं, यानी आगे से जहरीला वो किसी के लगाते हैं तो उसको थोड़ा घायल हो जाता है, जहर भी लग जाता है, ज्यादा दूरी पर भाग नहीं पाएगा। पहले वो घायल करेंगे उसको, है ना, फेंकेंगे, फिर वो जीव जंतु भाई दर्द होगा तो भागेगा, सीधी बात है, वो आगे भागेगा। इनको मजा आता है 8-9 किलोमीटर उसको भगाना, उसके बाद मारना है। अब इनकी परंपरा है। फिर 8-9 किलोमीटर वो उसके पीछे भागते हैं, कन्ने ऊपर तो तरपड़कारी ऊपर, है ना, यानी कि भगाना है 8-9 किलोमीटर। फिर उसको वहां तक पहुंचेंगे, फिर उसको लाठियों से पीटेंगे, जबरदस्त पीट पीट के उसको मारेंगे, फिर उसको खाने माना जाएगा उसको। ये इन प्रजाति के मूल विशेषण नंबर 1। लेकिन दूसरी खास बात है, इस बुशमैन ये जो जाति ये विशेष प्रकार का चावल खाती है, जो दुनिया में सिर्फ इसी की विशेषता और किसी की नहीं है। दीमक में समझते हो, अदई, ये दीमक को खोजते हैं, जहां पर जाते हैं दीमक लाते हैं, फिर दीमक को लाके कढ़ाई के अंदर फ्राई मारते हैं जबरदस्त। हाँ, ये हकीकत बात है। दीमक क्या करते हैं? फ्राई करते हैं। अरे अपना सब लोग तब ऐसा लगता है, सिंधु घाटी से पहले यही था, है ना, अपने भी पूर्वज रहेंगे, उन्हीं की वंश से वैसे, तो फ्राई मारते हैं, फिर उस फ्राई को बड़े चाव से खाते हैं। इसलिए उस दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं, उसको वो चावल मानते हैं। भुजिया है, क्या है? भुजिया है। बात समझ, ये अलग। तो दुनिया बहुत निराली है, बड़ी मजेदार बातें हैं इन सब में। अब आप भूमध्य रेखा आपने बनाई, भूमध्य रेखा बनाई, भूमध्य रेखा तीनों बेसिन, तीनों क्षेत्र बना दिए, पूर्वी द्वीप समूह, पश्चिम द्वीप समूह, अमेजन वगैरह। अब बताओ आप जनजाति लिखो, कौन सी रहती, कौन सी जनजाति पाई जाती? सोचो, रफ कॉपी साथ में खोलो, पेज खोलो रफ कॉपी का। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के शिल पर पड़त निशान जरूर पाना है। रफ कॉपी भी खुली रखनी है। अब आप क्या करोगे? 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा बना दोगे। ऐसे बन गए डब्बे, तो बन गए ना। मानचित्र देखना नहीं, सीधे डब्बे बनाने, ऐसे गोल गोल, ऐसे रेखा खींच देनी, डब्बे बनाने ऐसे रेखा खींच देनी। अभी मानचित्र देखना नहीं है, बिना देखे लिखना। ये पहला कौन सा डब्बा हो सकता है, नाम क्या है इसका, लिख दो। दूसरा नाम लिखो, तीसरे का नाम लिखो, लिखो 50 बार लिखने सारी चीजें, क्योंकि 1-2 बार से दुनिया में ऐसा कोई ज्ञानी हुआ नहीं याद हो जाए। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, और क्या है? पूर्वी द्वीप समूह। अच्छा, पूर्वी द्वीप समूह पढ़ते ही आपको याद नहीं करना, ना मानचित्र देखना है, दिमाग घुमाओ। पश्चिम द्वीप समूह कहीं भरा है आपने? पश्चिम द्वीप समूह कहीं भरा तो है ना, वहां जा रहे हैं, आपके दिमाग की जो IQ है वहां जा रहा, पहुंच रहा है। अच्छा, उन दोनों के कौन से 2 महाद्वीपों बीच में भरा था? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। वेस्ट इंडीज वही तो है ना। अब वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के दिमाग में लेके आओ, आपके दिमाग में आ रहे हैं खेलते हुए खिलाड़ियों को क्या कहते हो आप? कैरिबियन। मतलब वहां पर कैरिबियन से कुछ न कुछ लेना देना है, और कैरिबियन एक सागर है वहां, क्या है, बाद में बात करेंगे। चलो ठीक है। अब इनकी तीनों की जनजातियों के नाम लिखो, इस क्षेत्र में कौन सी, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, नाम लिखो। ट्राई करो, एक तो याद हो ही जाएगा। चावल तो लिखो कम से कम, वो चावल वाली नहीं आएगी इसमें ना, वो अलग। लिखो तीनों, ट्राई करो। मैं तो बताऊंगी वापस, आप ट्राई करो। कितनी बात याद रही है, सोचो थोड़ा। एक तो याद रह ही जाएगा 100%। वो किसी को याद नहीं रहेगा। कौन सी बात याद रहेगी मैं बता दूंगा अपने आप। सकाई और सेमांग, सकाई और सेमांग। पानी की बोतल नहीं किसी पर, सकाई और समांग। यहां पर कौन सी है? बोरो। भर दी बोरो। बोरो, पिग्मी, सकाई और भर दिया। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है,
कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना है। अब एक टाइम हो गया, नहीं हो गया, कल कर लेंगे। अच्छा, आप सारे आते तो आस पास ही हो ना, दूर से आते हो? कितना किलोमीटर से आते हो? थार ये रोड है तो कोई बात नहीं, 11 बज जाती चलती। अब सुनिएगा इधर 1 मिनट। अरे टॉपिक टेस्ट ही है कि नहीं, ऐसे बताओ बस, यही तो बात है? अब इधर देखो, उत्तरी अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका भाग है ये इधर वाला, अरे ये इधर है, ठीक है, और एक भाग है ये है पूर्वी भाग, और ये है भाई उत्तरी अमेरिका का ये कौन सा भाग है? पूर्व। ये है इस पश्चिम भाग के अंदर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उसका नाम आपको मैं लिख रहा हूं, कल आपको ये सारे पूछूंगा। इसका नाम है रॉकी पर्वत श्रेणी। सुना है रॉकी? रॉकी, रॉकी मारवाड़ याद है, वेरी गुड। अमेरिका में पाया जाता है ना, लाल रंग की प्रजाति, याद है। रॉकी पश्चिम भाग की रॉकी। और पूर्व में जो नाम है उसका नाम आपने जरूर सुना होगा, अपलेशियन। अरावली को भारत की अपलेशियन कहते हैं। ये अपलेशियन पर्वत श्रेणी है। ये पर्वत चोटियां लिख रहा हूं, पर्वत श्रेणियां लिख रहा हूं, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। हिंदी के शब्दों में या मिस्टेक हो तो आपको ज्यादा सोचने की बात नहीं, हो जाती है ना, होती रहेगी। रॉकी बर्दी, अपलेशियन, ये दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां। जैसे भारत में हिमालय है ना, ठीक वैसे अमेरिका में कौन है? भारत की हिमालय और अमेरिका की रॉकी समान है। भारत की अरावली और अमेरिका की अपलेशियन समान है। आगे बात सुनो, उत्तरी अमेरिका को छोड़ के जब दक्षिण अमेरिका में आओगे तो यहां पर एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको, इसका नाम है एंडीज। विशेषताएं सारी कल बताऊंगी, दुनिया की सबसे लंबी है ये एंडीज, एंडीज श्रेणी याद रह जाएगी। कोशिश याद करने के रखना, घर जाके एक मानचित्र को पुनः भरना है। फिर इधर देखो, अफ्रीका दिखाई दे रहा है। अफ्रीका ये किनारा कौन सी दिशा का है? उत्तर पश्चिम। कौन सा है? उत्तर पश्चिम, है ना। यहां पर एक श्रेणी पाई जाती है, उसका नाम है एटलस। एटलस कौन सी श्रेणी है? एटलस अफ्रीका में। एटलस है यूरोप में, आल्प्स में, बता दूंगा सारी बात। अफ्रीका में एटलस है, याद रह जाएगी। अफ्रीका के इस भाग में एटलस है, और यहां पर आप आओगे, यहां पर यहां एक छोटा सा पर्वत और मिलेगा जिसका नाम है किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है, बाद में लिखाएंगे इसके बारे में, लेकिन अभी आपको लिखना है किलिमंजारो। अफ्रीका में, ये पूर्वी भाग में अफ्रीका में। ये जो हींग निकल दी है अफ्रीका बाहर, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, अफ्रीका के सींग कहते हैं, है ना। इसके ऊपर नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पर केन्या और तंजानिया दो देश हैं, बाद में लिखाऊंगा। अभी यहाँ पर आप आईडी से लिख दो, इस भाग में है अफ्रीका महाद्वीप में। पहले ये याद है, याद रखने का एक तरीका होता है सरल से कठिन की ओर। पहले कठिन बातें लिखोगे फिर सरल लिखोगे तो मामला सेट। पहले उदाहरण से समझो फिर नियम की ओर। आपने आप शिक्षण विद्या आपने कभी पढ़ी, उसमें नियम होता है सरलता से जटिलता की ओर, आगमन से निगमन की ओर। सुनिए ना, आगमन निगमन, आगमन अस्तु निगमन प्लेटो है ना, आगमन से निगमन की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। किसी भी टीचर को पहले क्लास में जाते समय सामान्य सामान्य उदाहरण देकर उन चीजों को समझाना चाहिए, फिर लास्ट में नियम की तरफ जाना चाहिए। बच्चे को सरल समझ में आता है, शिक्षण विधियों का उपयोग अपने को करना चाहिए। किलिमंजारो लिख दिया, ये एटलस लिख दिया। फिर आप आ जाओगे यूरोप में। अच्छा, यूरोप में एक टोंग दी है उन्होंने, निकलुडिया, इटली है, लिखना नहीं अभी, सुनना है सिर्फ। ये क्या है? इस इटली के जस्ट ऊपरी सीमा पर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यहां इटली दिखाई दे रही है ऐसे भाई, ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर जाओगे, टोंग निकलुडिया की दी है जगह, यूरोप की है ना। इसका नाम इटली देश है। इटली देश के जस्ट ऊपर के भाग में यूरोप महाद्वीप पाई जाती है, उसका नाम है आल्पस। नाम क्या है? आल्पस, आल्पस श्रेणी लिख ली। उसके बाद में यहां पर आप आओगे तो एक आपके मानचित्र में रेखा खींची हुई है, ऐसे ऐसे खींची हुई है ना, रेखा खींची हुई। मैं उसके ऊपर रेखा के ऊपर ऐसी बिंदियां बना देता हूं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर बना देते हैं। इसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल, यूराल ये एशिया और यूरोप का विभाजक है। इसके इस तरफ एशिया और इस तरफ यूरोप पड़ता है। ये यूराल पर्वत भर दिया।
उसके बाद में यहां पर आ जाएंगे तो इसके अंदर मैं भरवाऊंगा नहीं। भारत में आपको पता है यहां पर एक पाई जाती है हिमालय। क्या है? हिमालय। भारत के जस्ट इस ऊपरी भाग में हिमालय, जम्मू कश्मीर के आसपास, आइडिया लगा? हिमालय, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यदि इस भाग में आप आओगे, यहां पर बहुत शानदार श्रेणी पाई जाती है, नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब आपको ये श्रेणियां दे दे और सामने महाद्वीपों का नाम दे दे, मिलान करो, आपको ये ध्यान है तो आप आसानी से मिलान कर सकते कि एंडीज दक्षिण अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में, आल्प्स यूरोप में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, और यूराल पर्वत यूरोप और एशिया में, और हिमालय है एशिया में। बात आई समझ में? अच्छा, ये मानचित्र में बार बार भरने से कभी कभार एग्जाम में पूछे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में है, या वो कथन दे दे 1 2 3 4 सही और गलत कथन कौन सा है, तो मानचित्र में बार बार भरोगे तो आधी बात आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ये इस भाग में है, ये इस भाग में है, ये इस भाग में। आई बात समझ में? इतनी बात को आपको ध्यान रखनी, रख लोगे ध्यान। ये चाहे मानचित्र में बनाना, चाहे कॉपी में बनाना, चाहे इसका फोटो खींच के लेके जाना, कुछ भी करना, कल आपको आते ये सारी बातें क्या होनी चाहिए भाई? याद होनी चाहिए। कर लोगे याद? इसको पक्का कर लोगे? हाँ, तो हम थे को बंद करनी हर का। लो फोटो, लो पाड़ फोटो, गाना नहीं है? लो जमाना इसी का है। एक जना लेकिन ग्रुप में भेज दो, ठीक है? मेरे को भेज देना, मैं भेज दूँ या ऐड में खोल दूंगा थोड़ी देर बाद, है ना? अच्छा, ग्रुप